चलिए भाई, वेलकम है, स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, लगातार जारी है क्लासेस एशियन हिस्ट्री की। और आज का जो टॉपिक है वो एशियन हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की हम बातें कर रहे थे। लगातार बातें जारी है और इसके पहले जो 4 पार्ट थे वो हम पल्लव वंश की बातें की थी। ठीक है, इसके पहले जो 4 भाग देखे थे वो पल्लव वंश की बातें किए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो चोल वंश से संबंधित टॉपिक रहेगा, चोल साम्राज्य से संबंधित टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले क्लास में मैंने कहा था कि हम चोल साम्राज्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उनके परिचय। ठीक है, परिचय देखेंगे क्योंकि इस समय देखने को मिलता है कि चोल साम्राज्य का जो प्रारंभिक जानकारी संगम काल में चलती है। ठीक है, फिर कुछ समय तक ब्रेक रहता है, कहने का मतलब कुछ समय तक 8वीं सदी तक लगभग अंधकार का युग रहता है, 8वीं 9वीं सदी तक। फिर 9वीं सदी में ही, ठीक है, 9वीं सदी में ही प्रमुख जो जानकारी, प्रमुख शासकों की जानकारी जैसे विजयाला की जानकारी, ठीक है, 9वीं सदी से 12वीं सदी तक इनका आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले ये जानकारी जो है चोल की 3री सदी में आपको देखने को मिली। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3री सदी, और 3री सदी के बाद ये जानकारी आपको 9वीं सदी में देखने को मिलती। ठीक है, और इनके बीच उनको हम क्या कहते हैं, अंधकार का युग, अंधकार का युग कहते हैं। क्यों कहते हैं हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो परिचय देख लेंगे पहले, फिर जानकारी के स्रोत जान लेंगे, हमें कहाँ कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर प्रमुख शासक जो आप देख पा रहे हैं 8-9, विजयालय आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, कुलोत्तुंग फर्स्ट और विक्रम चोल। फिर इनकी प्रशासन व्यवस्था पर चलेंगे, केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, चोल के कुछ सामाजिक जो है जीवन को हम देखेंगे। ठीक है, फिर चोल से की संबंधित स्थापत्य कला बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर मंदिर वगैरह का निर्माण आपको देखने को मिलता है। हालांकि मैं शासक के साथ साथ उस मंदिर का भी बात करूँगा, लेकिन अलग से स्थापत्य कला में भी मंदिर की हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो परिचय हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं परिचय की। चलिए चोलों की परिचय। परिचय के संबंध में हम बातें करेंगे। एक तो इसकी इतिहास 3री सदी में, ठीक है, 3री शताब्दी का इनका क्या है, इतिहास रहा है। 3rd सेंचुरी, ठीक है, क्या है, 3rd सेंचुरी, 3री शताब्दी। और इनका इतिहास आपको देखने को मिलता है 9वीं शताब्दी में। ठीक है, नौवीं शताब्दी, 9th सेंचुरी। चलिए हम पढ़ेंगे इनके परिचय के बारे में। अब देखिए पहले समझिए, 3री शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा संगम युग या संगम काल, जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संगम युग या जिसको कहा जाता है संगम काल, ये हम क्या है वो बाद में देखेंगे, संगम काल। ठीक है,
संगम युग या संगम काल। इस संगम युग या संगम काल के अंतर्गत हम बातें करें तो इनके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, चोल, ठीक है, चोल या चोला जिसे कहा जाता है, चेर, ठीक है, एवं पांड्य, चेर एवं पांड्य, ठीक है। संगम काल या संगम युग जो आपको देखने को मिलता है तीसरी शताब्दी, ठीक है। इस शताब्दी में इस समय जो है चोल, चेर, पांड्य नजर आते हैं, जिसकी हम चर्चा चेर के बाद में और पांड्य के बाद में करेंगे, ठीक है। तो चोल का एक शासक था, ठीक है, समझिएगा, चोल का एक शासक था उस समय प्रारंभ में तीसरी शती में, जिसका नाम था करिकाल, ठीक है, करिकाल। करिकाल नामक एक शासक जो चोल, ठीक है, संगम युग में, संगम काल में तीसरी सदी में देखने को मिला था, ठीक है। और ये करिकाल इस समय शासन किए थे, चोल के साम्राज्य का शासन देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि करिकाल के बाद, ठीक है, करिकाल के बाद इस चोल के अंतर्गत कोई भी शासक नजर नहीं आते कब, ठीक है, 3 से लेकर 8वीं सदी, ठीक है, 3 से लेकर 8वीं शताब्दी या 3 से लेकर 8वीं सदी तक कोई शासक नजर नहीं आते, कोई शासक देखने को नहीं मिलते, कोई शासक नहीं होते, ठीक है। और इसी कारण मैंने कहा इनके बीच के स्थान को या इनके बीच के जो समय है, यही इनके बीच की जो समय है, इसी समय को हमने क्या कहा था, अंधकार का युग, अंधकार का युग। क्यों? क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ जानकारी मिलती है हमें, ठीक है, करिकाल की जानकारी सिर्फ 3rd सेंचुरी या तीसरी शताब्दी में मिलती है। उसके बाद कोई भी शासक के बारे में, कोई भी चोल वंश के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर बात करें यहीं पर 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में, तो 9वीं शताब्दी में आपको एक नाम आता है, ठीक है, जो है विजयालय, ठीक है, क्या है, विजयालय, 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 ठीक है, जो क्या है, एक चोल शासक है, ठीक है, विजयालय एक चोल शासक है, प्रथम चोल शासक है, और इन्होंने ही क्या की थी, चोल वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना किसने की थी, चोल वंश की स्थापना, वंश की स्थापना किसने की थी भाई, इसी विजयालय ने की थी। और विजयालय के बारे में कहा जाता है कि ये कहीं न कहीं किसके, पल्लवों के सामंत थे, ठीक है, क्या थे, कहीं न कहीं ये पल्लवों के सामंत थे, ऐसा माना जाता है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पल्लवों के सामंत थे, पल्लव के सामंत के रूप में ये रहे थे। और बाद में ये 9वीं शताब्दी में स्वतंत्र होने के बाद एक चोल वंश की स्थापना कर दी है, ठीक है। और वो कहाँ पर की थी भाई, आप जानते हैं कहाँ पर की थी, ठीक है, आपके पेन्नार नदी से लेकर आपकी कावेरी नदी तक, ठीक है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। समझ रहे मेरी बातें? परीक्षा के अंतर्गत मैंने क्या कहा, इनका इतिहास, परीक्षा कहने का मतलब इनका इतिहास है, चोलों का इतिहास, ठीक है, चोलों का इतिहास, ठीक है, चोलों का प्रारंभिक इतिहास या चोलों का इतिहास, ठीक है, जिसमें तीसरी सदी में उसकी जानकारी मिलती है, संगम युग में। फिर 3 से 9 तक, ठीक है, बोल सकते हैं 4 से 9, क्योंकि 3 में तो मिलता है, 4 से 8, चौथी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक कोई जानकारी नहीं मिलती, ये याद रखिए, ठीक है। और चोल का स्थापना, चोल वंश का जो है स्थापना अब हो चुका है, जो विजयालय द्वारा कर चुके हैं, जो पल्लव के सामंत थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए हमें सिर्फ ज़रूरत है किसकी, सिर्फ ज़रूरत है दक्षिण के इतिहासों के में, तो उत्तर के बारे में हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखने को नज़र आता है, जैसे कि मैंने कहा कि इस स्थान पर
इस स्थान पर क्या थे, पल्लव थे। ठीक, उसके बाद ये चोल रहे। ये वाला जो स्थान है वो किसका स्थान है, चोलों का स्थान है। किसका स्थान है भाई, चोलों का स्थान है। ठीक है, क्या है, चोल। और आप जानते हैं यहां से एक नदी देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं कावेरी नदी। ठीक है, और यहां से एक नदी निकलता है जिसको हम कहते हैं पेन्नार नदी। ठीक है, क्या है, ये है कावेरी नदी। ये है आपका, मैं इस तरफ लिख देता हूँ कि इस तरफ लिखने कुछ बातें। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर लिखना है। ये है आपका पेन्नार नदी। कौन सा है भाई साहब, पेन्नार नदी। हम देखे थे पेन्नार नदी। पेन्नार नदी इस तरफ है, इस तरफ यहीं पर आपका जो है कृष्णा नदी है, इधर जाएंगे गोदावरी नदी है। ठीक है, इधर तुंगभद्रा नदी है। इस तरफ नदियों की बातें हम जो है किस में करेंगे, जियोग्राफी में। ये आपका कावेरी नदी। कौन सा, कावेरी नदी। इसी कावेरी नदी और इसी पेन्नार नदी के मध्य, इसी कावेरी नदी और पेन्नार नदी की मध्य बीच में जो स्थापित वंश है, इसी वंश का नाम क्या था, इसी वंश का नाम था चोल वंश। इसी नाम का क्या था, चोल वंश। समझ रहे मेरी बातें। और जैसे कि मैंने कहा था पिछले कुछ क्लास पहले मैंने बताया था, पिछले कुछ, ये क्या है, चोल वंश। चोल वंश, चोल वंश के इस स्थान को, ठीक है, जहाँ से आपकी पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी से लेकर जो कावेरी नदी की स्थान है वो क्या है, चोल वंश है। और इसी चोल वंश को एक और नाम दिया गया था जिसको कहा गया था चोल मंडलम। क्या बोलते हैं भाई, चोल मंडलम। याद आ गया, याद आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैंने बताया था जब पल्लव हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में, अशोक के शिलालेखों में पल्लव वंश की जानकारी मिलती थी। और पल्लव वंश की जानकारी अशोक के शिलालेख में चोल जो है टोंड मंडलम, किस नाम से, टोंड मंडलम के नाम से ये क्या किया गया है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो इनका विस्तृत कहाँ पर है, स्थान जो है विस्तृत, इनका जो है अगर विस्तार बोले, विस्तार बोले किसका, चोलों का जो है अगर विस्तार देखा जाए तो आपके पेन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार नदी से लेकर कावेरी नदी, उत्तरी पेन्नार, उत्तरी पेन्नार नदी से लेकर दक्षिण कावेरी नदी तक। ठीक है, दक्षिण की कावेरी नदी, दक्षिण कावेरी, ठीक है, दक्षिण कावेरी नदी तक है, नदी तक है। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। चलिए, शासन का समय, चोलों का शासन समय, शासन का जो समय है वो स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था 9वीं सदी में। तो 9वीं सदी से लेकर 9वीं शताब्दी, ठीक है, 9वीं सदी से लेकर जो है 12वीं सदी, समझ रहे हैं, 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक चोलों का शासन, चोलों का शासनकाल कहा गया है। ठीक है, चलिए, चोल मंडलम इन दोनों के स्थान के बीच को कहा जाता है। कहने का मतलब है पेन्नार और कावेरी की, पेन्नार एवं कावेरी के मध्य स्थान, के मध्य स्थान को हम क्या कहते हैं, चोल मंडलम के नाम से जानते हैं, जो पिछले, ठीक है, जब हम पल्लव पढ़ रहे थे तो उस समय हमने कहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये है चोल, जहाँ पर इनकी प्रारंभिक हम जानकारी देख चुके हैं। शासन का समय 9वीं सदी से 12वीं सदी तक, पेन्नार नदी से लेकर जो है कावेरी नदी तक इनका विस्तृत है।
ठीक है। विजयालय प्रथम ऐसे शासक है जो पल्लव के सामंत के रूप में ये कार्य कर रहे थे, ठीक है। चोल की स्थापना इसी ने की थी, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी बात करते हैं। चोल साम्राज्य की जानकारी के जो है स्रोत क्या है, ठीक है। अब देखिए परिचय देख लिए कि इनका शासनकाल किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, पहले इनका इतिहास क्या है और किस समय ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हम देख लिए। अब बात करेंगे, ये मैं लिख चुका हूँ, इसको यहाँ फालतू लिख रहा हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे जानकारी के स्रोत, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, जानकारी के स्रोत, कि हमें कहाँ कहाँ से इनकी इस चोल वंशों की जानकारी मिलती है। जानकारी के स्रोत, चलिए जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ बातों पर। एक है जानकारी के स्रोत, देखिए इतिहास में मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतिहास की हमें अगर जानकारी मिलेगी, ठीक है, इतिहास की अगर इतिहास के पन्नों में अगर कहीं कोई शासक, कोई राजा, कोई वंश या किसी चीज़ का जिक्र किया गया है, कोई वंश अगर लिपिबद्ध है, ठीक है, तो उनकी जानकारी सिर्फ उन्हीं तरीक़ों से मिल सकती है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर उनकी जानकारी अभिलेखों से मिल सकती है, ठीक है। अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, ऐसे जो है स्तंभों में लिखे गए लेखों या फिर अभिलेखों से ये क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं, ठीक है। या फिर जानकारी खुदाई में मिले जो सामान हैं, सामग्री है, जैसे हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता में देखे हैं, ठीक है, खुदाई में मिले सामग्री है, उनसे हमें जो है जानकारी मिल सकती है। पुरातात्विक स्रोत जिसको कहा जाए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत खुदाई में मिले जो सामग्री, लेख, अभिलेख मिले, तो इसी के अंतर्गत क्या है जो है मिल सकती है। या फिर इनके साहित्य के अंतर्गत जो है स्रोत मिल सकते हैं, ठीक है। साहित्य स्रोत कहने का मतलब है कि ये जो है कोई उस समय ग्रंथ लिखे होंगे, ठीक है, उस समय क्या लिखे होंगे, या फिर ग्रंथ लिखे होंगे साहित्य के अंतर्गत। या फिर थर्ड नंबर को विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस वंश के बारे में जो भी कहा है वो लिखे होंगे, ठीक है। तो इतिहास के बारे में मिली यही आपको देखने को मिलती है, यही जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए तो इसमें जानकारी जो है कुछ अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख जानकारी हमें इस समय की जानकारी अभिलेख से प्राप्त होती है। कुछ जानकारी इनकी मुद्राओं से प्राप्त होती है, ठीक है, मुद्राएं या सिक्के से प्राप्त होती है। और कुछ जानकारी इनकी जो है विदेशी यात्री से होती है, ठीक है। विदेशी यात्री या विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है, इनसे हमें जानकारी मिलती है। चलिए तो अभिलेख में कौन कौन से वो अभिलेख है जिनसे हमें चोल वंश के शासन, प्रशासन, साम्राज्य, वंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अगर देखिए इसमें सिर्फ आप जो है नाम याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गिरवल गड्डू शिलालेख याद रखिए, ये जितने हैं वो दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के जो है शिलालेख, अभिलेख हैं। तो जाहिर सी बात है तमिल में ये लिखे होंगे, ठीक है, तमिल तेलुगु में ये क्या है। देखिए उत्तर भारत में मिलते थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब अशोक के लेख अभिलेख लिखवाए गए थे तो प्राकृत भाषा में देखने को मिले थे, ठीक है, स्थानीय भाषा में देखने को मिला था, तो उनका नाम जो है उस प्रकार के थे, ठीक है। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत में तमिल में लिखे गए लेख थे, ठीक है। तो तमिल शासकों ने, ठीक है, तेलुगु शासक, दक्षिण भारत के जो शासक है उन्होंने जो लिखवाए हैं, तो जाहिर सी बात है भाई वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे रूबरू होंगे उस शिलालेख से, जब
उस लोकल लैंग्वेज को अगर जानेंगे तभी तो होंगे भाई। अगर मैं भारत में बोलूँ कि अब जो है चाइना में, ठीक है, भारत में बोलूँ कि अब वो चीन लैंग्वेज में लिखे या फिर जो है दूसरे जो है अलग लैंग्वेज में लिखे, तो क्या भारत के लोग समझ पाएंगे? क्या नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं भारत में अगर अभिलेख लिखवाऊँ तो या फिर मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा या फिर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ कि भारत में जो है लिखूँ तो हिंदी में लिखना पड़ेगा या फिर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, क्योंकि भारत के सभी लोगों को ये दोनों जानकारी होती है। ठीक है, तो अगर बंगाल में जाए तो बंगाल में नहीं लिख सकते, बंगालों को भी जो है अगर हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश तो आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिलेख जो लिखे गए थे वो तमिल ग्रंथ जो है कहाँ, तमिल लैंग्वेज में लिखे लगे, इसीलिए इसका नाम कुछ उटपुटांग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आप तमिल ग्रंथ भी देखेंगे। ठीक है, जैसे शिल्पदिकारम, ठीक है, नाम अलग टाइप का शिल्पदिकारम, ठीक है, मणिमेकलम, ऐसे ऐसे जो है वो क्या देखने को मिलेगा, ग्रंथ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो गिरवल गड्ढू जो है शिलालेख, एक है करंडाई या करंडाई शिलालेख। ठीक है, दान पत्र, देखिए दान पत्र कहने का मतलब जो प्लेट होती है ना, ठीक है, जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, उस पर जो लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे ताम्रपत्र, तांबे के प्लेट में लिखी गई है। ठीक है, तांबे की प्लेट में लिखी गई है। देखिए आपको मैं स्टार्टिंग से बता दिया हूँ कि शिलालेख मतलब शिलाओं पर लिखे गए लेख, शिला मतलब पत्थर या शिला पर लिखे गए लेख। ताम्रपत्र, ठीक है, तांबों के जो पत्तल पर, ठीक है, तांबे के जो पत्तल पर लिखे गए क्या है, लेख। दान पत्र, ठीक है, उसी प्रकार का जो है, ठीक है, एक पत्ता होगा, ठीक है, पत्र होगा, ठीक है, उस पर वो लिखे गए लेख। गुहा लेख कहने का मतलब गुफाओं में लिखे गए लेख। स्तंभ लेख, पोल नुमा संरचना के स्तंभ नुमा संरचना जो शिलालेख से थोड़ी लंबे होती है, वैसी पर लिखे गए लेख, तो नाम से ही स्पष्ट होता है। चलिए, करंदाई तानपत्र। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे, ठीक है, एक है उत्तमेरूर शिलालेख, उत्तमेरूर और शिलालेख, उत्तमेरूर और शिलालेख। एक है मणिमंडल शिलालेख, मणिमंडल शिलालेख। एक है तोक्कलम शिलालेख। क्या है? तोक्कलम शिलालेख। तो नाम तो है अजीब है, लेकिन आप जो है आप जाहिर सी बात यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पढ़िएगा। चलिए, ये है, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ ये जो दो दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों शिलालेख राजेंद्र फर्स्ट का है। कहा जाता है कि ये राजेंद्र फर्स्ट का है। ठीक है, ये शिलालेख किसके हैं? राजेंद्र फर्स्ट का है। ये जो है परांतक फर्स्ट का है। ठीक है, क्या है? परांतक क्या है? फर्स्ट का है। ये दोनों राज फर्स्ट का है, राज फर्स्ट का है। ठीक है, ये शिलालेख राजराज प्रथम का है। चलिए, एक चीज यहां पर देखने को मिलता है, ये जो तोक्कम शिलालेख है, कहा जाता है इसमें खगोली घटनाओं की जो है ठीक है, खगोली घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या है? जानकारी मिलती है, ये याद रखिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित से कौन से तमिल ग्रंथ में, तमिल जो शिलालेख में खगोलीय घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये है तोक्कलम शिलालेख। लेख अभिलेखों की बातें हो गई, चले आगे। ठीक है, चलिए,
आगे बात करते हैं कुछ मुद्राओं के बारे में। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। चलिए हम बात करेंगे कुछ किसके बारे में, मुद्राओं के बारे में। तो मुद्रा के बारे में अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले है स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा जिसको काश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काश के नाम से काशू के नाम से जाना जाता है स्वर्ण मुद्रा को। और यहाँ से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इस मुद्रा पर बाघ के चित्र, बाघ धनुष मछली, ठीक है, इनकी मुद्राओं पर बाघ धनुष मछली का चित्र देखने को मिला है, चित्र थे। ठीक है, जो हमें क्या दर्शाते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं कि वो चोलों के सिक्के थे। ठीक है, इस स्वर्ण मुद्रा में चोल वंशों की, चोल साम्राज्य की जो है विस्तार की जानकारी मिलती है। चोल साम्राज्य के विस्तार की जानकारी इन सिक्कों पर, इन मुद्राओं पर चोल साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। और जहाँ पर राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम को, ठीक है, सर्वाधिक यहाँ मुद्रा प्राप्त देखने को मिलता है। यहाँ पर राजराज प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो है सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त है, मुद्रा प्राप्त। ठीक है, राजराज प्रथम के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे शासक थे कि इनकी सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त हुए थे। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये शैव धर्म को मानते थे। ये चोल वंश के शासक शैव के अनुयायी थे, शैव के क्या थे, अनुयायी थे, शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, सॉरी। देखिए, विदेशी यात्री में एक ही नाम सामने आता है। ठीक है, नाम है चाओ जी कुफा। ठीक है, और ये क्या है, चीनी यात्री है। चीनी यात्री चाओ जी कुफा है। ठीक है, और इस चीनी यात्री चाओ जी कुफा का एक पुस्तक है, एक बुक है। ठीक है, एक पुस्तक है, एक बुक है, और जिसकी रचना का जो नाम है चू फानसू है। क्या है भाई, चू फानसू, चू फानसू। ठीक है, चू फानसू। इनसे हमें क्या मिलती है, इनसे हमें क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है। किनकी जानकारी मिलती है भाई, चू फानसू। इस वंश के बारे में जानकारी इसी से हमें क्या मिलती है। ठीक है, तो विदेशी यात्री के बारे में अगर बात की जाए तो विदेशी यात्री चाओ जी कुफा। ठीक है, नाम याद रखिए, चाओ जी कुफा जो चीनी यात्री है, और उनकी पुस्तक जिसका नाम है चू फानसू। ठीक है, तो इन्हीं सभी से हमें क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम बात करेंगे। देखिए, जानकारी के स्रोत हो गए। अब जानकारी के स्रोत के बाद प्रमुख शासकों पर चलेंगे। ठीक है,
प्रमुख शासक देखेंगे एक एक करके, विजयालय से लेकर जो है विक्रम चोल तक हम एक एक करके शासक की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको आप देखिए, तब तक मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट का जो है थोड़ा ब्रेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बात करते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, प्रमुख शासक में सर्वप्रथम देखेंगे विजयालय की बात करेंगे। विजयालय जो कि तीसरी जो है 9वीं सदी में देखने को मिला था। ठीक है, 9वीं सदी। ठीक है, तो चोल साम्राज्य का संस्थापक किनको कहा जाता है भाई? इनको कहा जाता है चोल साम्राज्य का संस्थापक
ठीक है, भाई साहब ने दुकान खोल दिए थे, चोलों के दुकान खोल दिए थे, चोल साम्राज्य के संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, जो वर्ष है या समय है, वर्ष या समय है वो क्या है, वो 850 के आसपास इनको देखने को मिला था, 850 ईस्वी। ठीक है, क्या है, 850 ईस्वी, 9वीं सदी के आसपास। ठीक है, 9वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं सदी। वर्ष या समय की बात करें तो चोल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए 9वीं सदी के आसपास। इनका अगर बात करें राजधानी, राजधानी तो राजधानी किसको बनाया था? ठीक है, राजधानी बनाया था इन्होंने तंजौर को। ठीक है, किसको राजधानी बनाया था? तंजौर को। तंजौर या तंजौर इसको कहा गया। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये जो चोल के जो स्थान है, यहाँ पर मैंने कहा था चोलों का जो है स्थान है। ठीक है, ये वाला जो स्थान है वो चोलों के स्थान है भाई साहब। ठीक है, और इस स्थान पर कावेरी है, इस स्थान पर पेन्नार है। क्या है? नदी है भाई, कावेरी मतलब ये नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी। और इन्हीं बीच के स्थान पर चोल थे। क्या थे? चोल थे, जैसे कि मैंने कहा चोल वंश, चोल राजवंश या चोल वंश। और इन्हीं के समय इनको और किस नाम से जाना गया था? इनके बीच के स्थान को हमने क्या कहा था? चोल मंडलम। क्या कहते हैं? चोल मंडलम। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन्होंने इसके अंतर का अगर हम देखें तो पांड्यों का शासन कहाँ पर था? हम पढ़ेंगे पांड्या चेर के बारे में। ठीक है, पांड्या के बारे में, चेर के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आप ये जो स्थान आप देख रहे हैं, केरल और तमिलनाडु से लगा हुआ जो स्थान है, केरल और तमिलनाडु से लगा हुआ जो स्थान है, उसी स्थान पर जो शासन देखने को मिला था वो किसका था? पांड्यों का था। ये जो शासन क्या था? पांड्यों का था। पांड्यों का शासन था, पांड्य। इस तरफ जाएंगे तो चेर का शासन था। ठीक है, केरल, केरल पुत्र जिसको कहा गया है चेर। ठीक है, चेरों का शासन। ठीक है, चलिए खैर इसके बारे में हम अभी नहीं देख रहे हैं, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांड्य थे तो इन्होंने क्या किया था? ये जो चोल शासक थे, किसने? विजयालय। विजयालय और पांड्यों के बीच, देखिए जाहिर सी बात है ये जो स्थान है वो क्या है? वो पास में ही है। ठीक है, पड़ोसी है, एक तरह से पड़ोसी वंश है। तो हमेशा ये आप देखे होंगे, जब भी पड़ोसी वंश या पड़ोसी जो राज्य है वो थोड़ा कमज़ोर अगर होती है, ठीक है, अगर लगता है कि उसको हम पराजित कर देंगे, तो पराजित करके वो उनके साम्राज्य को अपने अंदर क्या करते हैं? मिला लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी भाई साहब ने स्टार्टिंग में क्या किया था? ठीक है, स्टार्टिंग में किया, देखिए राजधानी इसकी क्या थी? तंजौर थी। लेकिन जो प्रारंभ की राजधानी थी, पहले राजधानी, ठीक है, पहले अगर राजधानी की बात करें तो पहले राजधानी थे उदयपुर। चोलों की जो प्रथम राजधानी, पहले राजधानी क्या थे? उदयपुर। क्या थे? उदयपुर। लेकिन जब बाद में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया? ठीक है, पांड्य को पराजित किया। ठीक है, किसको किया?
पांड्यों को पराजित किया। पांड्यों को पराजित किया, ठीक है। और पांड्यों को पराजित करके जो तंजावुर है, ठीक है, उनके स्थान का, पांड्यों का जो स्थान है तंजावुर या तंजौर, तंजौर या तंजौर, तंजावुर, तंजौर या तंजौर, इनको तो है, इनको जीत कर क्या किया, ठीक है, इन्होंने इनकी राजधानी बना ली और साथ ही साथ इन्होंने एक उपाधि भी धारण की। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपाधि, ठीक है, जिसको कहा जाता है नरकेसरी, ठीक है। क्या है? नरकेसरी। नरकेसरी नामक इन्होंने क्या की भाई साहब? उपाधि भी धारण की, ठीक है। नरकेसरी नामक उपाधि भी धारण की किसने? वो विजयालय ने। 9वीं सदी में चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, जिनका समय 850 ईस्वी 9वीं सदी में देखने को मिला। राजधानी तंजौर बनाया, लेकिन उसके पहले जो राजधानी जो थी, ठीक है, पहले राजधानी थी वो उदयपुर थी। बाद में इन्होंने पांड्यों को पराजित किया, ठीक है, और पांड्यों शासकों से तंजौर वो जीत लिए, तंजौर वो जीत लिए, और जीतने के बाद इन्हीं को वो अपनी राजधानी बनाया। और इन्होंने राजधानी बनाकर, ठीक है, इन्होंने जीत के उपलक्ष्य में, ठीक है, किसके जीत के उपलक्ष्य में? पांड्यों को जीतने के कारण, पांड्यों को जीतने के कारण, ठीक है, पांड्यों को जीतने के कारण या पांड्यों पर जो है विजय प्राप्त करने के कारण इन्होंने एक उपाधि धारण की, जिसको कहा जाता है नरकेसरी की उपाधि धारण की। समझ रहे मेरी बातें? क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो ये प्रथम शासक है। अब स्टार्ट हो जाता है 9वीं सदी में, ठीक है, प्रथम शासक है। अब स्टार्ट हो जाता है इनकी कहानी, इनकी बातें, चोल वंशों की बातें। और संस्थापक याद रखिए विजयालय है जो, हाँ, और ये जो विजयालय है याद रखिए, ये जो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, विजयालय कहा जाता है पल्लवों के सामंत थे भाई साहब, ठीक है। किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। जो हम पहले देखें पल्लव वंश देखे ना, ठीक है, पल्लव वंश हम स्टार्टिंग में देखें, पहले देखें, उन्हीं के ये क्या थे? सामंत थे, ऐसा कहा गया। क्लियर है बातें? चलिए, सेकंड नंबर में हम बात करेंगे आदित्य प्रथम। सेकंड जो शासक है वो है आदित्य प्रथम या आदित्य फर्स्ट। इनका समय काल 875 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक इनका रहा है। ठीक है, इनको विजयालय का पुत्र कहा गया, ठीक है, विजयालय। क्या थे भाई? ये विजयालय का पुत्र कहा गया, पुत्र एवं उत्तराधिकारी। विजयालय का पुत्र एवं क्या था? ये उत्तराधिकारी। ये भी ज़्यादा समय तक देखने को नहीं मिले, इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्र चोल वंशों की स्थापना की, चोल वंश की स्थापना की, ठीक है। एवं इन्होंने पांड्य को हराकर एक उपाधि धारण की, ठीक है, सॉरी, पल्लव को हराकर इन्होंने पड़ोसी देश क्या है? पल्लव को पराजित की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पल्लवों को पराजित किया। पल्लव को क्या किया? पराजित किया।
तो जब से कि आप जानते हैं, हम अगर बात करें ये है आपका चोल, ठीक है। यहीं पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरफ पल्लव, पल्लव वंश, इस तरफ थे क्या, पांड्य अभी देखे हैं, ठीक है। तो ये पल्लव थी, ये चोल है, ये पांड्य है, ठीक है। तो इन शासकों ने, एक तो चोल शासकों ने, इनके पिता ने क्या किया था, पांड्य शासक को हराया था, ठीक है, पांड्यों को हराया था, और पांड्य को हराकर इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसके कहा गया था नरकेसरी, ठीक है। लेकिन आदित्य फर्स्ट ने भी क्या किया था, इनको पराजित किया था, ठीक है। क्या किया था, पराजित किया था। किनको पराजित किया था भाई, पल्लव को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद उन्होंने भी एक उपाधि धारण की, ठीक है। उन्होंने भी उपाधि धारण की, कोदंडराय, कोदंडराय, ठीक है। उपाधि का नाम जो है यहाँ पर उटपुटांग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको क्या है, याद करना जरूरी है, ठीक है। याद करना जरूरी है, कहा कि क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कोदंड राय की उपाधि धारण की थी किसने भाई साहब, आदित्य फर्स्ट ने कोदंड राय की उपाधि धारण की थी। और ये किस कारण से की थी, ठीक है, कि ये किसके लिए, ये पल्लव को पराजित करने के उपलक्ष्य में, ठीक है, पल्लवों को या पल्लव पर विजय प्राप्त करने पर, पल्लव पर विजय प्राप्त करने के कारण, ठीक है, पल्लव पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की जिसे कहते हैं कोदंड राय। क्या कहा जाता है, कोदंड राय। चलिए, तो पल्लव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका दो हो गए, आपका प्रमुख शासक में विजयालय हो गया, ठीक है, आपका जो है आदित्य फर्स्ट हो गया। अब बात करेंगे परांतक फर्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट जो शासक है वो है परांतक फर्स्ट। थर्ड नंबर में हम देखेंगे परांतक प्रथम या परांतक फर्स्ट, जिनका समय काल 907 ईस्वी से लेकर चला है, तो वो 953 ईस्वी तक देखने को मिला है, ठीक है। 953 ईस्वी, ठीक है। चलिए, परांतक प्रथम के बारे में कहा जाता है कि ये आदित्य फर्स्ट का पुत्र एवं उत्तराधिकारी है, ठीक है। आदित्य फर्स्ट का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, पहली बातें इनके बारे में। दूसरी बातें, ये चोल राजवंश के वास्तविक संस्थापक है भाई साहब। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक क्या है, संस्थापक। तो जैसे कि मैंने कहा
कि विजयालय को इस चोल वंश का जो संस्थापक माना गया है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, परांतक प्रथम की बात करें कि चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया। तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो अब भी बता रहा हूँ, ठीक है। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है कि वो ऐसा संस्थापक, ठीक है, जिनके समय शासन प्रशासन का विस्तार, जिनके समय अर्थव्यवस्था का विस्तार, जिनके समय सामाजिक जीवन में बदलाव, जिनके समय राज्य की उन्नति, जिनके समय शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था सभी जो है वो पूरी तरह से उनका विस्तार अगर होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वास्तविक संस्थापक। ऐसा संस्थापक है जिनके समय ये सारी चीज़ें का विस्तार अच्छे से हुआ, ठीक है, सैन्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था जो है, समाज में उन्नति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी शासन प्रशासन में होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले भी, ठीक है, कि अगर कोई आपके पिताश्री दुकान में अगर दुकान खोल दिए हैं और वो दुकान की गल्ले पर बैठ गए हैं, लेकिन उस समय दुकान जो है, कोई भी शॉप या दुकान है, उनकी उन्नति नहीं हो रही, उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, वो अच्छी तरह से चल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन जब आप बैठते हैं, गल्ले पर आप बैठते हैं, तो वो उनका विस्तार होने लगता है, दुकान अच्छे से चलने लगती है, सभी चीज़ लोग खुश रहते हैं, ठीक, कस्टमर खुश रहता है, बहुत सारे कस्टमर की भीड़ लग जाती है, ठीक है। आपका जो शॉप है, ठीक है, वो दिन ब दिन 2 से 3, 3 से 4 ब्रांचों में तब्दील हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तब हम कह सकते हैं कि आप जो है, अगर आप दुकान का विस्तार कर दें, मतलब आप वास्तविक जो है संस्थापक हुए। लेकिन आपके पिताश्री जब वो, ठीक है, शॉप खोल के बैठे रहे, लेकिन उस समय वो विस्तार नहीं देखने को मिला, तो उसको हम क्या है, एज ए संस्थापक बोलेंगे। समझिए, तो ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दिया था, ठीक है, तो ये समझिए। इन्होंने पांड्यों को भी, देखिए, इन्होंने पांड्य को भी पराजित किया, ठीक है। मदुरई के पांड्यों को पराजित किया। पांड्यों को क्या किया, पांड्यों को पराजित किया, ठीक है। परांतक प्रथम ने मदुरई के पांड्य को क्या किया, पराजित किया। और जब इन्होंने पांड्य को पराजित किया तो इन्होंने भी क्या है, एक उपाधि धारण की, और इनकी जो उपाधि है वो है मदुरई कोंड। क्या उपाधि है भाई साहब, मदुरई कोंड। मदुरई कोंड नामक उपाधि इन्होंने क्या की, धारण की, ठीक है। मदुरई कोंड की उपाधि क्या की, धारण की इन्होंने, ठीक है। चलिए, ठीक है। और ये किस कारण की, जैसे मैंने बताया, मदुरई के पांड्य को पराजित करने के कारण, ठीक है। क्या है, मदुरई, किस कारण से भाई, मदुरई के पांड्य को, ठीक है, मदुरई के पांड्य को, ठीक है, पराजित करने के कारण, किस, क्या करने का कारण, पराजित करने के कारण, ठीक है। मदुरई के पांड्य को पराजित करने के कारण इन्होंने क्या धारण की, एक उपाधि धारण की, जिसको कहा जाता है मदुरई कोंड। मतलब मदुरई के जो शासक पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, ठीक है। चलिए, इसकी विजय अभियान पर चर्चा करेंगे। इसके जो है विजय अभियान देखेंगे, परांतक का विजय अभियान, ठीक है। नेक्स्ट हम पेज में मैं चलता हूं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। परांतक प्रथम का विजय अभियान, ठीक है। क्या है, विजय अभियान, ठीक है। इन्होंने अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, चोल प्रशासन को, चोल साम्राज्य को का विस्तार करने के लिए, ठीक है, 2 विजयी अभियान किए, ठीक है। लेकिन एक में क्या करके हार जाते हैं भाई साहब, ठीक है। एक कहा गया है जिसको कहा जाता है वेल्लूर का युद्ध, ठीक है। एक जिसको कहा जाता है, इसको वेल्लूर का युद्ध
ठीक है, क्या कहा जाता है, वेल्लूर का युद्ध। ठीक है, एक विजय अभियान जिसको हम कहते हैं वेल्लूर का युद्ध, जो कि वेल्लूर के युद्ध 915 ईस्वी में हुआ था, वेल्लूर का युद्ध। ठीक है, चलिए, ठीक है, इस वेल्लूर के युद्ध में अगर कहा जाए तो सबसे फर्स्ट है परांतक फर्स्ट, इन्होंने परांतक फर्स्ट, वेल्लूर के युद्ध में परांतक फर्स्ट एक तरफ थे, दूसरे तरफ जो है राज सिंह, ठीक है, राज सिंह सेकंड, ठीक है, क्या है, राज सिंह सेकंड, और राज सिंह सेकंड जो कि पांड्य थे, क्या शासक थे, पांड्य शासक, राज सिंह सेकंड जो है पांड्य शासक थे। ठीक है, और इस पांड्य शासक प्लस साथ ही साथ श्रीलंका की भी सेना थे भाई साहब, श्रीलंका की संयुक्त सेना, किसकी, श्रीलंका की सेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर थे आपके भाई साहब, कौन थे यार, आपके जो है चोल। ठीक है, क्या है, चोल, और चोल यहाँ पर थे, यहीं पर आप देखें को मिलेगा। ठीक है, क्या है, श्रीलंका। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, क्या है, श्रीलंका। ठीक है, क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका, ये है आपका चोल, और यहीं पर जैसे कि मैंने बताया, यहीं पर है आपका क्या है, पांड्या। ठीक है, यहीं पर है क्या आपका, पांड्या। ठीक है, ये है आपका पांड्या। तो जाहिर सी बात है कि अगर शासक थोड़ा जो है कमज़ोर है, दूसरे वंश से या दूसरे शासन से, तो दूसरे से हम क्या लगते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, ठीक है, उनको हम मिला लेते हैं कुछ कारणों से, कुछ, ठीक है, समझौता करके। ठीक है, कुछ समझौता करके हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ताकि वो दूसरे राज्य या दूसरे जो वंश को हराने में या पराजित करने में हमारा साथ दे। तो वही कार्य किया किसने, राज सिंह, किसने, सेकेंड रे, राज सिंह सेकेंड, जो कि पांड्य शासक थे। इन्होंने जो है श्रीलंका की सेना को भी क्या किया, मिला लिया था। ठीक है, और इन दोनों के बीच राज सिंह सेकेंड जो कि पांड्य शासक थे और परांतक प्रथम, इन दोनों के बीच वेल्लूर में युद्ध हुआ था 1915 में, जिसको कहा जाता है वेल्लूर का युद्ध। ठीक है, तो ये सभी भाई साहब दोनों जो है श्रीलंका के शासक और ये दोनों जो है वेल्लूर में जो युद्ध हुआ था उसको हम क्या कहते हैं, वेल्लूर का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में क्या देखने को मिलता है, इस युद्ध में आप जानते हैं कि परांतक प्रथम क्या हुआ था, इनको विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये विजयी हुए थे। ठीक है, ये विजयी हुए थे या विजयी प्राप्त हुई थी इनको, और जाहिर सी बात है ये पराजित, जब एक विजय हुआ तो जाहिर सी बात है एक पराजय होंगे भाई साहब, जाहिर सी बात है। दो लोग अगर भिड़ेंगे तो एक न एक का विजय होगा, एक न एक का क्या होगा, पराजय होगा। समझ गए मेरी बातें, चलिए, तो अच्छी बात है। चलिए, इन दोनों के बीच मित्रता बढ़ गई थी, समझौता हुआ था। ठीक है, समझौता, मित्रता बढ़ गई थी, और इनसे दोनों ने मिलकर क्या किया, इन पर जो है अटैक कर दिया, जो भी कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, ये प्रथम जो युद्ध था जिसको कहा जाता है वेल्लूर का युद्ध। दूसरा, परांतक का दूसरा जो है उसको हम कहते हैं तोक्कम का युद्ध। तोक्कलम का युद्ध, क्या है, तोक्कलम का युद्ध, क्या है भाई साहब, तोक्कलम का युद्ध। तोक्कलम का युद्ध जो हुआ था, अरे
ठीक है। तो कलम का जो युद्ध हुआ था वो है 949 ईस्वी, ठीक है, 949 ईस्वी, 949। और तो कलम के युद्ध में आपको फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है, एक तरफ परांतक प्रथम तो रहेंगे क्योंकि इनका जो शासन समय चल रहा है, ठीक है, परांतक प्रथम तो रहेंगे भाई साहब क्योंकि इनका शासन प्रशासन चल रहा है। और दूसरे तरफ जो रहने वाले हैं वो कृष्ण राय, ठीक है, कृष्ण थर्ड, ठीक है। और कृष्ण थर्ड जो कि कौन थे, राष्ट्रकूट शासक। कौन थे, राष्ट्रकूट शासक। और यहाँ पर पश्चिम गंग वंश के शासक क्या है, पश्चिम गंग, ठीक है। इन दोनों की जो सेना है, इन दोनों की सेना क्या करने लगे, कृष्ण तृतीय और जो कि क्या थे, राष्ट्रकूट थे, और पश्चिम गंग, इन दोनों ने क्या क्या मिलकर क्या किया, परांतक प्रथम पर हमला कर दिया। हमला बोल दे युद्ध हुआ जिसको तो कलम का युद्ध कहा गया, ठीक है, बहुत फेमस युद्ध। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है चोल, ये है क्या है, चोल। यहीं पर आपका है जो महाराष्ट्र के एरिया में, जो दक्षिण में आप जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट, ठीक है। ऊपर थोड़ा अब मैप में भाई जैसा है वैसा, हल्का से ऊपर जाएंगे तो ये क्या है, ये राष्ट्रकूट है, ठीक है। राष्ट्रकूट जिन्होंने जो है, राष्ट्रकूट का प्रथम शासक जो दंती दुर्ग ने यहाँ पर स्थापना की थी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये है राष्ट्रकूट। और यहीं पर नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ यहीं पर जो कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र में नीचे तरफ यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गंग वंश, ठीक है, जहां पर आपको गंग वंश, और यहीं पर इसी के आसपास केरल में आपको देखने को मिलेगा चेर वंश, ठीक है, जस्ट नीचे जाएंगे तो, ठीक है, केरल पुत्र चेर वंश, ये थे गंग वंश, ठीक है, क्या है, गंग वंश। और गंग वंश और जो है राष्ट्रकूट, ठीक है, ये है गंग वंश। गंग वंश और राष्ट्रकूट दोनों क्या हो जाते हैं भाई साहब, दोनों हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यही मैंने कहा। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। किस पर आक्रमण, किस पर आक्रमण कर देते हैं, चोल शासकों पर। जबकि चोल शासक उस समय कौन था भाई साहब, उस समय परांतक प्रथम था, ठीक है, चोल शासक क्या था, परांतक प्रथम था, ठीक है। तो चोलों पर उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। चोल, चलिए समझ तो आ रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये अब ये हो जाते हैं भाई साहब पराजित इस बार, ठीक है, ये पराजित हो गए और इस बार ये निकल गए विजयी, ठीक है, ये हो जाते हैं विजयी। और कहा जाता है पराजित होने के बाद, कुछ समय बाद पराजित होने के बाद, ये भाई साहब जो है परांतक प्रथम है, इनकी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कम के युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद मृत्यु, कुछ समय बाद क्या है, मृत्यु, ठीक है। युद्ध के कुछ समय बाद, कुछ समय बाद कुछ समय बाद क्या होती है, परांतक की मृत्यु, परांतक फर्स्ट की मृत्यु, ठीक है। अब मृत्यु हो गए तो जाहिर सी बात है उनके स्थान में कौन बैठेगा, कोई ना कोई तो शासक आएगा,
जाहिर सी बात है, क्योंकि 949 में, ठीक है, 949 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मैंने कहा था इनका जो समय काल है, ठीक है, 953 तक ये चले थे, ठीक है। कुछ समय बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं समय में, ठीक है, इन्हीं समय में कब 953, ठीक है, उसी समय में इनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद जो है राज प्रथम इस समय देखने को मिला, शासन प्रशासन में देखने को मिला, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बातें जारी है, विजयाला की हो चुकी है बातें, ठीक है, विजयाला के हम कर चुके हैं। आदित्य फर्स्ट हो चुका है, परांतक फर्स्ट हो चुका है। अब देखेंगे राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजा सेकंड, कुलोत्तुंग। तो बहुत सारे जो है शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार जारी रहेगा हमारा YouTube चैनल CG कॉम्पिटिटर्स का, और आप जो है लगातार इसको देख रहे हैं, अच्छी बात है। आप जो है वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और बार बार बोल रहा हूं अपने दोस्तों को क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम चलते हैं किस पर, 4th नंबर के जो शासक है वो राज प्रथम की बातें करते हैं। राज प्रथम, जिनका समय काल 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक ये रहा है इनका शासन प्रशासन। चलिए, चोल साम्राज्य का, देखिए चोल साम्राज्य का द्वितीय, या जिसको बोलते हैं सेकंड, द्वितीय वास्तविक संस्थापक, ठीक है, चोल साम्राज्य का द्वितीय वास्तविक संस्थापक कहा गया, ठीक है। और द्वितीय वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जितना विस्तार परांतक प्रथम की शासन व्यवस्था में, शासन काल में, सैन्य व्यवस्था में जितना विस्तार उनके सामाजिक जो है जीवन में परिवर्तन, जितना विस्तार हर जो क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उससे ज़्यादा विस्तार जो है राज प्रथम के क्षेत्र में हुआ था। देखिए, परांतक प्रथम ने तो खैर जो है कुछ युद्ध किए, और वो भारत के अंदर ही किया था, ठीक है। मैं बताऊंगा राजा प्रथम के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा कि परांतक प्रथम जो है, इन्होंने भारत के अंदर ही पांड्यों के साथ युद्ध किए, ठीक है, गंग वंश से युद्ध किए, राष्ट्रकूटों से युद्ध किए, ठीक है। लेकिन जब आते हैं राज प्रथम, तो इनको द्वितीय वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाई साहब ऐसे जो शासक थे, ठीक है, ऐसे पराक्रमिक शासक थे, ऐसे बोल सकते हैं शक्तिशाली शासक थे, जिनके अपने साम्राज्य का विस्तार न कि भारत में बल्कि ये श्रीलंका में भी देखने को मिला था, ठीक है। श्रीलंका, आधे श्रीलंका में इनका जो है क्या था, कब्जा था। साथ ही साथ बंगाल में भी इनका कब्जा था। बंगाल को भी इन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया। लक्षद्वीप, मालदीप, कलिंग में क्या किया गया, कलिंग को भी इन्होंने पराजित किया गया, जिसके कारण से ये जो फेमस हुए, कलिंग कुलांतक के नाम से ये भी जाने गए, ठीक है। तो ये जो राज प्रथम है, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार उन पिछले जितने भी शासक हैं उनसे अधिक इनको देखने को मिला।
जब इनके पुत्र भी आएंगे, ठीक है, इनके जो है पुत्र देखेंगे जो है राजेंद्र प्रथम, ठीक है, पुत्र देखेंगे राजेंद्र प्रथम, तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के सभी पूरे श्रीलंका को जीत लिए थे, ठीक है। राजराज प्रथम तो आधे श्रीलंका, हाफ श्रीलंका को जीतकर अपने जो है चोल वंश में मिला दिए थे, लेकिन राजेंद्र प्रथम जब आएंगे तो पूरे श्रीलंका को जो है जीत लेंगे। जब वो समय रहेगा जब श्रीलंका का शासक रहेगा महेंद्र पंचम, ठीक है, वो जो है पंचम नहीं है, ठीक है। चलिए समझ रहे मेरी बातें, तो चलते हैं। तो द्वितीय संस्थापक इसीलिए कहा जाता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक किसे कहा गया है? इस राजराज प्रथम को कहा गया है, ठीक है। तीसरी बात, पिता का नाम उत्तम चोल है, ठीक है। देखिए इस समय मैंने कहा था कि इनका समय काल, ठीक है, परांतक प्रथम का समय काल 953 में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कुछ छोटे छोटे एक दो जो है शासक बीच में आए, लेकिन उनसे कोई कुछ बना नहीं, साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, ठीक है, और न ही इतिहास में इनका नाम दर्ज है। राजराज प्रथम जो 985 में देखने को मिला, जो 1014 तक ये शासन के समय रहा, और इनके पिता का नाम, ठीक है, उत्तम चोल था। इनके पिता शासन की गद्दी पर बैठे थे, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। हालांकि उत्तम चोल, ठीक है, माता का नाम सामने इसलिए आया, ठीक है। चलिए, वानमन देवी उत्तम चोल, ठीक है। जब देखिए माता का नाम इसलिए सामने आया, कहा जाता है कि इन्होंने जो है इनकी जो पति मर गए थे उत्तम चोल, जब इनकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि वानमन देवी जो है वो सती हो गई थी, इसलिए इनका नाम यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। अपने शासन प्रशासन के बाद, ठीक है, पति के मृत्यु के बाद पति की मृत्यु के उपरांत या बाद सती हूँ, ठीक है, सती हो गई थी, ठीक है। अभी तक खैर तो माता वगैरह के बारे में हम देखे नहीं थे, लेकिन ठीक है, ऐसा इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सती होने का प्रमाण देखने को मिला है, ठीक है। सती हो गई थी ऐसा कहा गया है, ठीक है, वामन देवी जो है उत्तम चोल की मृत्यु के बाद, ठीक है। फिर सती कब होती है? सती किसको कहते हैं? जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है, ठीक है, वो जो क्या कर लेते हैं, सती कर लेते हैं। उन्हीं जो है जौहर खा के या फिर उनके चिता में लेट के, ठीक है, जैसा भी है वो अपने आप को, ठीक है, अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। चलिए, पिता है, माता है, इन्होंने उपाधि धारण की नहीं। इन्होंने करने का मतलब कौन है भाई? हम बात किसकी कर रहे हैं? राजराज प्रथम है। राजराज प्रथम की जो है उपाधि बहुत सारी है। चलिए, उपाधि बोलने से अच्छा है उपाधियां बोल सकते हैं, ठीक है, उपाधियां बोल सकते हैं कि बहुत सारी उपाधियां हैं, एक नहीं। इसका एक और नाम है, इसको भी याद रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अरी मोली बर्मन, ठीक है, अली मोनी बर्मन इसका अन्य नाम है, या फिर इसको, ठीक है,
अन्य नाम से पुकारा जाता है, जैसे बोलते हैं सोनू मोनू गोलू घर में नाम है, वैसे टाइप का। चलिए उपाधियाँ, भाई साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8-8, 10-10 उपाधि धारण किए हैं। ठीक है, एक है उपाधि इन्होंने धारण किया था, एक कहा जाता है शिवपाद शेखर। शिवपाद शेखर की उपाधि जो उन्होंने धारण की, शिवपाद शेखर। और शिवपाद शेखर की उपाधि कहा जाता है क्योंकि ये शिव के भक्त थे। ठीक है, क्योंकि भाई साहब शिव के भक्त थे। सोचिए शिव के भक्त हैं, शिव के भक्त थे, तो शिव के भक्त हैं तो फिर ये शिवपाद शेखर कह रहे हैं। चलिए मुरलीधर, ठीक है, मुथैया मुरलीधर नहीं भैया, मुथैया मुरलीधरन नहीं है, ये मुरलीधर, क्योंकि मुरली धरण करने वाला कौन है भाई? कृष्ण। तो कृष्ण के भी उपासक थे। सोचिए कृष्ण के उपासक या कृष्ण के भक्त, कृष्ण के उपासक होने के कारण इनको मुरलीधर कहा गया है। चलिए सिंह लांतक कहा गया है, सिंह लांतक कहा गया है। और सिंह लांतक क्यों कहा गया है? कि इन्होंने क्या किया था, जो श्रीलंका को, उत्तरी श्रीलंका को, सिंहल द्वीप को क्या किया गया था, जीता था। ठीक है, देखेंगे इसकी चर्चा। श्रीलंका पर जीत हासिल, श्रीलंका पर, श्रीलंका को जीता, श्रीलंका को जीता था, इसीलिए इन्होंने, इनका उपाधि क्या बन गया भाई? सिंह लांतक। ठीक है, कलिंग कुलांतक एक और उपाधि है भाई साहब की, कलिंग कुलांतक, कुलांतक, सिंह लांतक, कलिंग कुलांतक, क्योंकि ये कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर विजय। ठीक है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना, ठीक है, उपाधि जो है देखने को मिला है कंडलूर शकल मरूद। ठीक है, कंडलूर शकल मरूद एक और उपाधि है, भयंकर तरीके से उपाधि है, जिसको कहा जाता है कंडलूर शकल कंडलूर सलायकल कल मरूत वारे नाम। ठीक है, कंडलूर सकल सलैक मरूद। ठीक है, और इन्होंने ये उपाधि चेरों को पराजित करने के कारण धारण की थी। ठीक है, चेरों पर विजय, चेरों पर विजय प्राप्त, विजय के कारण। ठीक है, चेरों को, ठीक है, पराजित करने के कारण या फिर चेरों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्होंने क्या की थी, धारण की थी। एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ 6ठा नंबर। ठीक है, 6ठा नंबर यहाँ लिख देता हूँ, जयकुंड, जयकुंड की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने। इन्होंने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी, चोल मार्तंड, चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने मुमडिम चोल की उपाधि धारण की थी, मुमडिम चोल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने राज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसका वास्तविक नाम जो है अली मोली बर्मन था ना। ठीक है, जो राज प्रथम जो हम बोल रहे हैं वो उनकी उपाधि पर इन्होंने, भाई साहब ने शासन प्रशासन को संभाला उपाधि के नाम को रखकर। ठीक है, तो सोच सकते हैं इतनी सारी उपाधियां हैं। शिवपाद शेखर, क्योंकि ये शिव के भक्त होने के कारण शिवपाद शेखर, मुरलीधर, ठीक है, कृष्ण के उपासक होने के कारण, सिंह लांतक, श्रीलंका को जीतने के कारण, कलिंग कुलांतक, कलिंग पर विजय प्राप्त करने के कारण, कंडलूर शलैक मरूद, ठीक है, कंडलूर शलैक मरूद, इसको चेरों पर विजय प्राप्त करने के कारण, फिर जयकोंड की उपाधि धारण की थी, चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मुमडिम चोल की उपाधि धारण की थी और राज की भी उपाधि धारण की थी, जो उसी राज के कारण ये अपने
शासन की गद्दी पर बैठे इसी नाम से। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए राजराज प्रथम की जो है साम्राज्य के विस्तार की चर्चा हम करेंगे। क्या है इनके साम्राज्य विस्तार, क्या है साम्राज्य विस्तार। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे, लेकिन साम्राज्य का विस्तार जो है थोड़ा बहुत बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छे से हम देखेंगे जब वो श्रीलंका को पराजित करते हैं। ठीक है, जब महेंद्र फर्स्ट वहाँ के श्रीलंका के शासक रहते हैं, जब लक्षद्वीप को पराजित करते हैं, लक्षद्वीप पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब वो मालदीव पर विजय प्राप्त करते हैं, जब वो बंगाल पर विजय प्राप्त करते हैं, जब वो कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं, जब वो चेर पर विजय प्राप्त करते हैं, जब वो पांड्यों पर विजय प्राप्त करते हैं, जब पल्लव पर विजय प्राप्त करते हैं, जब चालुक्यों पर विजय प्राप्त करते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन ये समय नहीं है, क्योंकि ठीक है इतने सारे हम देख चुके हैं। तो इतने सारे विजय अभियान, साम्राज्य विस्तार या विजय अभियान की हम बातें करेंगे, वो समय रहेगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इनकी आगे की चर्चा करेंगे, आगे की बात करेंगे। तब तक आप जो है इस चीज़ को पढ़िए, याद रखिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे इसके आगे की। चलिए, तो ये भी जैसे 4 क्लास जो है पल्लव का रहा है, वैसे भी 4 से 5 क्लास इनका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चोलों की भी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करते हैं। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस। और हमारा जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिटर्स, इस चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चोल वंश का, चोल साम्राज्य का आज फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, और साउथ इंडियन जो हिस्ट्री देख रहे हैं उसका 5वां भाग था, जहाँ पर पल्लव 4 हो चुके हैं, आज 5वां था, मतलब चोल का फर्स्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से, तब आगे की बातें करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे।